हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं। और आप में से जिन भी लोगों के जनवरी 2025 में एग्ज़ाम्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए जी, आपकी तैयारी में थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आज हम भी आए हैं। आईसीएआई ने अभी रिसेंट में जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए अपने रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो रिवीजन टेस्ट पेपर है आरटीपी जो है जनवरी 2025 अटेम्प्ट की, वो ओपन अप की हुई है और आज इस सेशन के अंदर हम इस आरटीपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो जीएसटी वाला पोर्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईज़ी है। इनकम टैक्स वाले पोर्शन थोड़ा-सा ट्रिकी है। तो शुरुआत करते हैं जी इनकम टैक्स वाले पोर्शन से। हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर 23-24 है इनकम टैक्स में। सबसे पहले एक केस सिनेरियो दे रखा है। सागर एलएलपी is an LLP unit set up in special economic zone in financial year 18-19 for manufacture of textiles. So फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो एसईजी यूनिट है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में सेट की हुई है। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर है, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23-24 मेरे लिए कौन सा ईयर होगा? इसके लिए हम कहेंगे जी 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 मेरे लिए सिक्स्थ ईयर होगा। और सिक्स्थ ईयर होगा तो मेरे को कितना बेनिफिट अलाउ किया जाएगा? तो जो मेरे को बेनिफिट अलाउ किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। 100% अलाउ नहीं किया जाएगा, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स का मेरे को बेनिफिट दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10AA। आगे बढ़ते हैं। The unit fulfills all the conditions under Section 10AA of the Income Tax Act 1961. The details of this unit for financial year 23-24 are given below. Profits of units located in SEZ 58 lakhs. Export sales of above unit received in India in convertible foreign exchange on or before 30th September 2024. सेक्शन 10AA में बेनिफिट लेने के लिए कंडीशन यही होती है कि आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर का पैसा या तो साल के दौरान मिल जाना चाहिए, या साल खत्म होने के अगले 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। इसका अमाउंट आपका 1 करोड़ है। इसके बाद आपकी जो डोमेस्टिक सेल्स हैं इस यूनिट की, उसका अमाउंट 60 लाख है। तो आपकी जो टोटल सेल्स है वो टोटल सेल्स कितनी है? तो आपकी जो टोटल सेल्स है वो मेरे पास 1 करोड़ 60 लाख रुपए है, 1 करोड़ 60 लाख। तो जब मैं आपका सेक्शन 10AA में बेनिफिट निकालूंगा, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कहूंगा जी जो भी आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं इनटू में 1 करोड़ अपॉन में 1 करोड़ 60 लाख। आगे बढ़ते हैं। सागर एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम एंड मिस्टर गणेश। Mr. Ram and Mr. Sham are working partners, while Mr. Ganesh is a non-working partner. तो ये देख लेते हैं जी मिस्टर गणेश क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। All the three partners are receiving remuneration of rupees 1 lakh per month from the LLP, which is already debited to the profit and loss account of the LLP. तीनों पार्टनर्स को 1 लाख पर मंथ की रेम्यूनरेशन मिल रही है, जो ऑलरेडी डेबिट की हुई है पी एंड एल अकाउंट में। मतलब यहाँ पे जो आप 58 लाख के जो प्रॉफिट्स देख रहे हो, इन 58 लाख के प्रॉफिट पे अराइव करते टाइम पे ये ऑलरेडी तीनों पार्टनर्स की 1-1 लाख की रेम्यूनरेशन माइनस हो रखी है। अब यहाँ पे ना वर्डिंग्स इस्तेमाल किए गए हैं, दे आर रिसीविंग रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1 लाख पर मंथ। अब 1 लाख पर मंथ एग्रीगेटली तीनों पार्टनर्स की है, या 1 लाख पर मंथ हर पार्टनर की इंडिविजुअली है? ये क्वेश्चन में तरीके से स्पेसिफाइड नहीं है। अगर यहाँ पे ईच वर्ड लिखा होता तो क्लियर हो जाता। अब बात क्या है, नीचे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उनके आंसर्स तभी निकलेंगे जब आप ये मानते हैं कि ये 1 लाख की रेम्यूनरेशन जो है वो 1 लाख की रेम्यूनरेशन पर पार्टनर है, तभी आपका आंसर निकलेगा जो नीचे दे रखा है। ठीक है जी, तो हम इसे 1 लाख ईच मान लेंगे। थोड़ा सा बेटर होता अगर ये ईच वर्ड अपने आप होता तो। सो 58 लाख का जो प्रॉफिट निकाला गया है, उस प्रॉफिट को निकालते टाइम पे तीनों पार्टनर्स का जो 1-1 लाख पर मंथ का रेम्यूनरेशन है, वो ऑलरेडी डेबिट हो रखा है। तो कितना अमाउंट जो है वो हमारा डेबिट ऑलरेडी हो रखा है? तो वो हमारा डेबिट हो रखा है बेटा 36 लाख का रेम्यूनरेशन, जिसमें से 2 पार्टनर्स मेरे लिए वर्किंग है और 1 नॉन वर्किंग है। जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, उनके केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन दोनों अलाउड होते हैं, लेकिन जो नॉन वर्किंग पार्टनर होता है उसके केस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है, रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होती है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। आगे बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिस्टर गणेश was employed in XYZ Limited till 30th September 2023 and having a salary of 80,000 per month. तो अप्रैल 23 से लेके सितंबर 23 तक आप कहीं पे जॉब करते थे, वहाँ से 80,000 पर मंथ की रेम्यूनरेशन आप उठा रहे थे। फिर आपने वहाँ से रिजाइन कर दिया और आपने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। आपने एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी ओपन की पुणे में फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फुलफिलिंग द कंडीशंस फॉर क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस अमाउंटेड टू रुपीज 90 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड। मतलब 90 लाख रुपीस का खर्चा वेयरहाउस बनाने पे लगा, मतलब लैंड और बिल्डिंग पे आपका 90 लाख का खर्चा है, जिसमें से लैंड की कॉस्ट 30 लाख से मतलब बिल्डिंग के ऊपर खर्चा आपका 60 लाख रुपीस हुआ होगा।
द वेयरहाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2024। आपका जो वेयरहाउस है वो 1 दिसंबर 2023 से आपका वेयरहाउस ऑपरेशनल हुआ। द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज रुपीज 1 करोड़ 10 lakhs। अगली चीज, he pays lump sum premium of rupees 90,000 towards health insurance for self and his wife aged 43 years for 36 months on 1st October 2023 by account paycheck। तो आपने 1 अक्टूबर 2023 को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका आपने सिंगल प्रीमियम पे किया लमसम एक साथ, और इसका इफेक्ट 3 साल तक रहने वाला है, तो 30 सितंबर 2026 तक ये पॉलिसी आपकी वैलिड रहेगी। प्लस आपने 1,50,000 रुपीज पीपीएफ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट किए। From the information given above, choose the most appropriate answer to the following questions. What is the amount of remuneration allowable as deduction to the LLP for assessment year 24-25 under the head PGBP? तो जी यहाँ पे लगेगा सेक्शन 40B। 40B बुक प्रॉफिट निकलाता है, और बुक प्रॉफिट होता है कि पीजीबीपी का पूरा हेड लगा दीजिए, लेकिन पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन को माइनस मत कीजिएगा, बिकॉज उसी का मैक्सिमम अमाउंट निकालने के लिए तुम बुक प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने जो पीजीबीपी इनकम निकाली हुई है, वो पीजीबीपी इनकम जो ऑलरेडी निकली हुई है, दैट इज रुपीज 58 lakhs। उस 58 लाख रुपीस के अंदर मैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, उसको ऐड करूंगा 36 lakhs। तो मेरे पास 94 लाख के ये बुक प्रॉफिट है फर्म के बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। और बुक प्रॉफिट पे आपको लॉ याद ही है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक मेरे पास लॉ है, स्टार्टिंग के 3 लाख पे 90% और 3 लाख के बाद का जो अमाउंट है उस पे 60%। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन कितनी, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन जो है एज पर सेक्शन 40B वो कितनी हो सकती है, वो मेरे पास हो सकती है स्टार्टिंग के 3 lakhs पे 90%। तो स्टार्टिंग के 3 लाख पे 90% की जो फिगर है वो मेरी आएगी 2,70,000 रुपये, 2,70,000। और रिमेनिंग जो आपका 91 लाख रुपीज़ है उस पे 60% की रेट आएगी। एंड 60% की रेट कितनी आएगी, 91 लाख इंटू 60%, दिस कम्स आउट टू रुपीज़ 54,60,000। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो ओवरऑल टोटल आपका आएगा 54,60,000, इसमें अगर मैं 270 ऐड करता हूँ तो ये 57,30,000। आप सारे पार्टनर्स को एग्रीगेटली मिला के 57,30,000 का रेम्यूनरेशन दे सकते हो एज पर सेक्शन 40B। अब बात क्या है, अब बेटा बात ऐसी है, आपके इस केस में आपके जो पार्टनर्स हैं, एक है राम, इसके बाद एक है श्याम और तीसरे हैं गणेश। राम के केस में रेम्यूनरेशन अलाउएबल है बिकॉज़ वो वर्किंग पार्टनर है। श्याम के केस में रेम्यूनरेशन अलाउएबल है बिकॉज़ वो वर्किंग पार्टनर है। गणेश के केस में रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं की जाएगी बिकॉज़ वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो राम का जो रेम्यूनरेशन है वो 12 lakhs है। इसके बाद श्याम का जो रेम्यूनरेशन है वो भी मेरे पास 12 लाख है। गणेश का रेम्यूनरेशन 12 लाख है, लेकिन वो 12 लाख अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज़ ही इज़ अ नॉन वर्किंग पार्टनर। तो ये तो फिगर मेरी कंसिडर ही नहीं होगी सेक्शन 40B में बेनिफिट लेने के लिए। इन दोनों की रेम्यूनरेशन कंसिडर की जाएगी। तो आपने इन पार्टनर्स को, जो आपके वर्किंग पार्टनर्स हैं, उनको रेम्यूनरेशन असल में दी कितनी है, 24 lakhs, और लॉ के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन कितनी है, 57,30,000। तो आपने जो रेम्यूनरेशन दी है वो जो लॉ के अंदर लिमिट है सेक्शन 40B में, उसके अंदर अंदर है। तो आप आराम से 24 लाख के अमाउंट को माइनस कर सकते हो। हम ये कहते हैं जी, आपने वर्किंग पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन अलाउ की है वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट हो सकती है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट, एंड दैट मैक्सिमम लिमिट इज बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। उसमें स्टार्टिंग के 3 लाख पे 90% और 3 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 60% की रेट इस्तेमाल की जाती है। तो अगर मैं फर्म के करेक्ट बुक प्रॉफिट निकालूँ तो वो मेरा 94 लाख आएगा, और उस पर 90% और 60% का रेट सप्लाई करने के बाद आप अपने वर्किंग पार्टनर्स को 57,30,000 तक का रेम्यूनरेशन मूव कर सकते थे। और आपने रेम्यूनरेशन जो है वो वर्किंग पार्टनर्स को मूव किया कितना है, 24 lakhs। तो आप आराम से 24 लाख के अमाउंट को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। साथ के साथ फर्म की करेक्ट पीजीबीपी इनकम, जो फर्म है हमारी, इस फर्म की करेक्ट पीजीबीपी इनकम कितनी आएगी, तो फर्म की करेक्ट पीजीबीपी इनकम शैल बी करेक्ट पीजीबीपी इनकम ऑफ फर्म। तो देखिए जी, सेक्शन 40B के रेम्यूनरेशन से पहले 94 लाख थी, ये हमें निकालनी है ना करेक्ट पीजीबीपी इनकम, 94 लाख थी। और इसमें से सेक्शन 40B का अलाउएबल रेम्यूनरेशन में माइनस करता हूँ 24 लाख, तो मेरे पास फॉर्म की करेक्ट पीजीबीपी इनकम आती है 70 लाख रुपीस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू सागर LLP एंड
and under section 35 AD to Mr. Ganesh while computing income under the regular provisions of the Income Tax Act. अब सेक्शन 10 डबल ए के लिए तो मेरा ये डेटा है। अब 58 लाख इज नॉट द करेक्ट पीजीबीपी इनकम। हमने कहा था जी 58 लाख में 36 लाख ऐड करके आपके पास बुक प्रॉफिट आएगा। तो बुक प्रॉफिट मेरे पास 94 लाख का आया और पार्टनर्स की अलाउेबल रेम्यूनरेशन जो 40 बी के हिसाब से अलाउड थी वो 24 लाख थी, उसे माइनस करने के बाद मेरे पास 70 लाख आया। तो आपके जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो टोटल प्रॉफिट 70 लाख रुपीस हैं। इन टोटल प्रॉफिट से आप क्या निकालेंगे? तो इन टोटल प्रॉफिट से आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे। हाउ डू आई कंप्यूट एक्सपोर्ट प्रॉफिट? एक्सपोर्ट प्रॉफिट में कैसे निकालता हूँ? इसके लिए मैं कहता हूँ जी जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर से और डिवाइड कीजिएगा टोटल टर्नओवर से। अब टोटल प्रॉफिट जो है वो मेरा 70 लाख रुपीस है। एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा जो एलिजिबल है वो 100 लाख है और डिनोमिनेटर में टोटल टर्नओवर 160 लाख है। तो 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160, ये फिगर मेरे पास आती है बेटा 43,75,000। एंड क्योंकि एसईजी का ये 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है तो मैं आपको 50% बेनिफिट दे पाऊंगा। तो 10 डबल ए में आपको मात्र 50% बेनिफिट मिलेगा। तो 43,75,000 का 50% बेनिफिट विल बी 21,87,500। ये आपका 10 डबल ए का बेनिफिट है। रही बात आपके सेक्शन 35 एडी के बेनिफिट की, तो आपने 90 लाख का खर्चा किया था, जिसमें से लैंड का खर्चा जो है वो लैंड का खर्चा 30 लाख से। लैंड के लिए 35 एडी में बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन बिल्डिंग के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप सेक्शन 35 एडी में 60 लाख रुपीस का बेनिफिट ले पाएंगे। तो 10 डबल ए में आपका जो बेनिफिट आएगा वो आएगा 21,87,500 और 35 एडी में आपका जो बेनिफिट आएगा 60 लाख। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो गलत है। आगे बढ़े तो आपका जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट सही आंसर लगता है 21.875 लाख एंड उसके बाद 60 लाख आपका 35 एडी का बेनिफिट। इसके आगे बढ़ेंगे। What is the total income of Mr. Ganesh under the regular provisions of the Income Tax Act for assessment year 24-25? आपकी क्या टोटल इनकम रहेगी इनकम टैक्स के रेगुलर लॉ के हिसाब से? तो एक चीज सुनिएगा, सैलरी में आपने 6 महीने जॉब की और आपकी सैलरी जो पर मंथ थी वो 80,000 रुपीज थी। 80,000 इंटू 6 मंथ्स माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) है। तो सैलरी में आपकी जो इनकम आएगी वो सैलरी में आपकी इनकम आएगी 4,30,000। 80,000 की जॉब आप कर रहे थे, 6 महीने आपने काम किया अप्रैल से लेकर सितंबर और आप सेक्शन 16(1) में 50,000 का रिडक्शन ले गए तो 4,30,000 रुपये आपका आ जाएगा। अगली चीज, रेम्यूनरेशन फ्रॉम फॉर्म। फॉर्म से जो रेम्यूनरेशन मिली है उसको असेस करने का अप्रोप्रिएट हेड मेरे पास पीजीबीपी होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पार्टनर के हाथ में वही पैसा टैक्स होता है पीजीबीपी हेड में जो फर्म को आपने डिडक्शन की तरह अलाउ किया है। अब यहाँ पे गणेश मेरे लिए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। गणेश को जो भी रेम्यूनरेशन मूव की गई है वो रेम्यूनरेशन पी&एल अकाउंट में डेबिट करना अलाउ ही नहीं की गई है फर्म के। जो वो रेम्यूनरेशन फर्म के पी&एल अकाउंट में डेबिट हुई नहीं है तो वो रेम्यूनरेशन पार्टनर के हाथ में टैक्स बनी होगी। राम और श्याम के हाथ में 12 लैक्स का अमाउंट जो वो पीजीबीपी में टैक्स होगा, लेकिन गणेश के रेम्यूनरेशन जब फर्म के पी&एल अकाउंट में डेबिट ही नहीं हुई है तो वो गणेश के हाथ में टैक्स भी नहीं होगी। उसके बाद आपका जो एसईजी यूनिट है उस एसईजी यूनिट से आपका क्या फायदा हुआ है? तो एसईजी यूनिट से आपका ओवरऑल प्रॉफिट 70 लाख का था, जिसमें से आपका 70 लाख का टोटल प्रॉफिट था एसईजी यूनिट का, जिसमें से आप बट सॉरी एसईसी यूनिट का यहाँ पे काम नहीं आएगा, गलत बोल दिया मैंने। एसईसी यूनिट तो एलएलपी की है, वो तो एलएलपी की इनकम है, तो गणेश का उस एलएलपी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 35 एडी वाला जो बिजनेस है उसकी बात करते हैं। उस बिजनेस के लिए आपके पास 1,10,00,000 की इनकम थी 35 एडी के बेनिफिट से पहले और 35 एडी में आप 60 लाख का बेनिफिट लेके गए तो ये आपकी 50 लाख रुपीस की इनकम आएगी। अगला, एटीसी में आप डिडक्शन लोगे पीपीएफ में जो आपने पैसा जमा किया है और पीपीएफ में आपने इस साल 1,50,000 का पैसा जमा किया है तो वो माइनस करेंगे। अब आगे एक एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए बात ध्यान से सुनिएगा। एक सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है? हम कहते हैं जी जितने फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान इसका इम्पैक्ट आता है उतने फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान अमाउंट को इक्वली अपोर्शन करेंगे। हालांकि आपने पॉलिसी 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ली है जिसका इफेक्ट 36 मंथ्स के लिए है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करें
तो फाइनेंशियल ईयर वाइज तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर हो गए। पॉलिसी आपने 3 इयर्स के लिए ली है, 36 मंथ्स, बट इसका इफ़ेक्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में आएगा। बिकॉज़ द पॉलिसी हैज़ बीन टेकन इन द मिडल ऑफ द ईयर, द इफ़ेक्ट ऑफ दीज़ 36 मंथ्स विल बी स्प्रेड आउट ड्यूरिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स। कैसे? फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25, 25-26 एंड 26-27। तो ये 90,000 का पैसा ना 3 साल में नहीं, 4 साल में डिवाइड होगा। तो 90,000 के पैसे को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 22,500 की लिमिट आती है। और इसमें वाइफ की एज तो 43 इयर्स बता दी है। गणेश की खुद की एज कहीं पे बताई हुई है, गणेश की खुद की एज तो कहीं पे पता नहीं चल रही। जब वाइफ की एज 43 इयर्स है तो गणेश की एज भी इसके आसपास मानेंगे तो हम ये मानेंगे दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो आपकी एटीडी में मैक्सिमम लिमिट वैसे भी 25,000 है। 50 भी हो तो भी मेरा आंसर 22,500 ही रहेगा, बिकॉज आपकी पर एनम की जो डिडक्शन है वो 22,500 है। सो इस चीज़ से मेरे को कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा कि आपकी मैक्सिमम लिमिट 25 होगी या 50 होगी एटीडी में। 20 के अंदर नॉर्मली हमारे पास 25,000 की लिमिट होती है, लेकिन अगर पर्सन सीनियर सिटीजन होता है तो वहाँ पे हम लिमिट 50,000 चलाते हैं। अब 90,000 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया जाएगा कि जो 36 मंथ्स है पॉलिसी के, दोज आर स्प्रेड आउट ड्यूरिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स। 90,000 को 4 से डिवाइड किया, 22,500 का अमाउंट आ गया। तो 22,500 की आपको 80D में डिडक्शन भी अलाउ की जाएगी, 22,500। 22,500 की डिडक्शन आपको अलाउ की गई। अब आपकी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी? तो 4,30,000 प्लस 50 लाख माइनस 150 माइनस 22,500, तो ये मेरे पास आ रहा है 52,57,500। लेट मी सी ऐसा कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे, तो 52,57,500 पहला ऑप्शन है। ये आपकी टोटल इनकम है अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ट्रेडिशनल स्कीम ओल्ड regime। अगला, what is the tax liability rounded off of Mr. Ganesh under default tax regime under section 115 BAC for assessment year 24-25? डिफॉल्ट टैक्स regime में आपकी क्या टैक्स लाइबिलिटी कहेगी? तो सबसे पहली चीज, हमारी ओल्ड regime के हिसाब से इनकम कितनी, ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो ओल्ड regime के हिसाब से मेरी इनकम है 52,57,500। अब न्यू regime में क्या क्या अलाउ नहीं होता? सबसे पहले तो आपकी डिडक्शंस एटीसी टू एटीयू। तो एटीसी टू एटीयू में आपने कुल मिला के 1,72,500 की आपने डिडक्शन ले रखी है, 150 एंड 22,500 प्लस 35 एडी का बेनिफिट नहीं अलाउ होता अंडर सेक्शन 115 बीएसी। तो ये जो आपने 60 लाख का बेनिफिट ले रखा है ये भी एड बैक होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर मेरा 60 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 35 एडी में पूरी तरह से माइनस करना अलाउ किया जाता है, अगर न्यू टैक्स regime में वो डिसअलाउ होता है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैं डेप्रिसिएशन तो क्लेम कर ही सकता हूँ। अब वेयर हाउस पे बनाने पे खर्चा हुआ, दैट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड का तो 30 लाख हटा ही दिया, तो 60 लाख इज द एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पे द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। बट क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल ही 1 दिसंबर 2023 से हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान जो आपका असेट है इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी अलाउड डिप्रिसिएशन एट हाफ द नॉर्मल रेट। आपका जो असेट है इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज एंड देस द डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड एट हाफ द नॉर्मल रेट। तो यहाँ पे जो आपका 60 लाख का एक्सपेंडिचर है, उस 60 लाख के एक्सपेंडिचर पे आपको डिप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, and that depreciation will be allowed at half rate because the asset has been put to use for less than 180 days। तो यहाँ पे आपका 3 लाख का ये अमाउंट माइनस होगा। ठीक है जी। इससे आपकी ओवरऑल न्यू रिजीम के हिसाब से इनकम कितनी आएगी? 52,57,500 प्लस 1,72,05,000 प्लस 60 लाख माइनस 3 लाख। तो ये आपके पास जो इनकम आएगी वो आएगी 1,01,30,000। दिस इज योर इनकम अंडर द न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम के हिसाब से आपकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 1,11,30,000 रुपीज आएगी। ठीक है जी। अब आपको ये पता ही है न्यू रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में स्टार्टिंग की 15 लाख के इनकम पे 1,50,000 का टैक्स बनता है। आपको क्लास में कराया हुआ है। वो 3-3 लाख के स्लैब चलाते हैं, स्टार्टिंग के 3 लाख पे, अगले कोई कोई टैक्स नहीं, अगले 3 लाख पे 5%, फिर 10%, फिर 15, फिर 20।
तो हमने 15 लाख पे फिगर निकालना सीखा हुआ है कि 15 लाख की इनकम पे 150 का टैक्स आता है और रिमेनिंग जो आपका पैसा है, रिमेनिंग आपका पैसा बेटा आएगा 96,30,000। तो 96,30,000 पे 30% के हिसाब से आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 28,89,000। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो इन दोनों को जोड़ के मेरे पास जो अमाउंट है वो आएगा 30,39,000। एंड क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ऊपर है, यू विल बी लाइबल टू अ सरचार्ज ऑफ 15%। तो 30,39,000 पे आप 15% का सरचार्ज जोड़ेंगे। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, बट मार्जिनल रिलीफ नेगेटिव ही आएगा बिकॉज आप 1 करोड़ से 11,30,000 रुपए आगे आ चुके हो। प्लस इसमें एंड में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ देते हैं। तो 30,39,000 प्लस 15% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपकी जो ये फिगर टोटलिटी में मेरे पास आ रही है, ये आ रही है 36,34,644। ये आ रही है 36,34,644। राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर विल बी सी। ठीक है, अगला। What is the tax liability rounded off of Mr. Ganesh if he has opted out of the default tax regime? क्या इनका आंसर होगा अगर इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट किया हुआ है? डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट करके आप देखो, रेगुलर लॉ के हिसाब से इनकम टैक्स में टोटल इनकम आप थर्ड पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हो। टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम आपकी थर्ड पार्ट में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 52,57,500। इस पर टैक्स निकालें तो हम कहेंगे जी स्टार्टिंग के 10 लाख पे आपको ही पता है बेसिक स्लैब के हिसाब से टैक्स आता है 1,12,500। रिमेनिंग 42,57,500 पे 30% की रेट इस्तेमाल करें। 42,57,500 इंटू 30%, ये मेरे पास आता है 12,77,250। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये आएगा मेरे पास 13,89,750। एंड क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका 10% का सरचार्ज आएगा। मार्जिनल रिलीफ निकालना चाहे निकाल लीजिएगा बट नेगेटिव आएगा आपके पास। तो 10% का सरचार्ज जोड़ा, इसमें 10% का सरचार्ज जोड़ने के बाद 4% का सेस जोड़ा, प्लस 10% प्लस 4%। तो ये मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी आई है 15,89,874, जो राउंड ऑफ होगी 15,89,870 में। और आपको ये आंसर दिखेगा और आप फटाफट इस पर टिक लगाओगे। ठहरिए, पर्सन ने रेगुलर टैक्स लॉ से टैक्स पे करना है, डिफॉल्ट टैक्स regime से ऑप्ट आउट किया हुआ है और इस पर्सन ने सेक्शन 35 AD में बेनिफिट लिया है। इस क्वेश्चन में हिडन बॉम्ब है, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जब भी आप इनकम टैक्स में सेक्शन 10AA 35 AD इसके बाद 80JJAA QQB RRB में बेनिफिट लेते हैं तो आपको पैरेलली AMT की एप्लीकेशन भी चेक करनी चाहिए। अगर ये भी याद रखना पड़ेगा जी, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। रेगुलर लॉ के हिसाब से आपने अपनी टोटल इनकम निकाली हुई है 52,57,500। AMT के लॉ को किस किस चीज़ से दिक्कत होती है? 35 AD के बेनिफिट से, 10AA के बेनिफिट से, 80JJAA, QQB एंड RRB। तो आपने 35 AD में बेनिफिट लिया हुआ है 60 लाख रुपीस का, इससे दिक्कत है AMT के लॉ को। एंड AMT के लॉ का कोई एप्लीकेशन नहीं होता जब आप सेक्शन 115 BSc में आते हैं। मैंने AMT के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था अंडर MCQ 4 बिकॉज MCQ 4 में आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिफॉल्ट टैक्स regime के हिसाब से पूछी गई थी। And wherever a person pays tax under default tax regime, AMT law is not applicable to him. तो अब AMT के लॉ में हम कहेंगे 35 AD को माइनस कीजिए एंड 32 में इस 60 लाख पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिप्रिसिएशन बनता है वो आप माइनस कर लीजिए, तो वो मेरा 3 लाख है। 3 लाख कैसे आएगा वो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मेरे पास एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आएगी 52,57,500 प्लस 60 लाख माइनस माइनस में 3 लाख, ये मेरे पास आएगी 1,09,57,500। अब इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालेंगे 18.5% का। 18.5% का ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यहाँ पे बेटा आपका आएगा
109,575 पे 18.5% का ये आएगा 20,27,137.50। एंड क्योंकि ये एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पे 15% का सरचार्ज लगेगा, तो प्लस 15% सरचार्ज, और लास्ट में आप क्या करेंगे प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो प्लस 15% प्लस 4%, ये मेरे पास फिगर आती है बेटा 24,24,456.45, राउंड ऑफ करके 24,24,460। तो बात ऐसी है, रेगुलर मतलब ओल्ड रिजीम में, अंडर दी ओल्ड रिजीम, इनकम टैक्स में रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है 15,89,870, और आपकी एएमटी की लाइबिलिटी आती है 24,24,460। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन दोनों में से देना होता है विच एवर इज हायर, योर टैक्स लाइबिलिटी विल बी दिस, बट जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपने पे किया है इट विल बी अवेलेबल एज एएमटी क्रेडिट टू यू, एएमटी क्रेडिट के तौर पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा इनकम टैक्स का लेवल जो है वो इस आरटीपी में एज कम्पेयर टू जीएसटी 1 नंबर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज डन, let's move to subjective questions. Mr. Akshay, aged 59 years, is an Indian citizen. He traveled frequently out of India for his business trip as well as for his outings. He left India from Delhi airport on 20th April 2024 and returned on 15th October 2024. He has been in India for less than 700 days during the 7 years immediately preceding the previous year. इनका स्टे निकाल लें तो अप्रैल में इंडिया में 20 दिन के लिए थे। If the exact timing of arrival and departure are not given, day of arrival और day of departure दोनों इंडिया के स्टे में काउंट होगा। अप्रैल में 20 दिन, मई से लेके सितंबर नील, अक्टूबर में 15 को आ गया, तो 15 से 31 तक काउंट करना है, स्टार्टिंग के 14 दिन हटाने हैं, तो ये मेरे पास आएगा 17, 31 माइनस 14। इसके बाद नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जैन में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31। ये आपका इंडिया में ओवरऑल स्टे है। 20 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 31, बेटा ये कुल मिला के मेरे पास आता है 189 डेज। और जैसे किसी पर्सन का करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज़्यादा होता है, एज पर सेक्शन 6(1) इसे इंडिया में क्या मान लिया जाता है, रेजिडेंट। यहाँ पे मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है कि पर्सन जनरल कैटेगरी में है या स्पेशल कैटेगरी में, वैसे तो ये जनरल कैटेगरी में होगा। स्पेशल कैटेगरी में कवर होने के लिए पर्सन को इंडिया परमानेंटली छोड़ना पड़ता है और इंडिया के बाहर शिफ्ट होना पड़ता है, बट यहाँ पे तो ये पर्सन जो है वो इंडिया से बाहर आता जाता है घूमने के लिए भी और अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए भी, तो जनरल कैटेगरी में होगा। अब आपका करंट ईयर इंडिया में स्टे 189 डेज है, तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाओगे। फिर बात जाएगी सेक्शन 66A पे, और सेक्शन 66A क्या कहता है, तो बेटा सेक्शन 66A ये कहता है कि पिछले 7 साल में आपका इंडिया में 729 डेज या इससे कम है, या पिछले 10 साल में आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो फॉर एटलीस्ट 9 टाइम्स, तो आपको हम इंडिया में क्या मानेंगे, हम आपको इंडिया में मानेंगे एज NOR। और क्वेश्चन में क्लियरली लिख के दे रखा है कि इसका पिछले 7 साल का जो स्टे है वो कितने दिन का है, पिछले 7 साल का इसका इंडिया में स्टे 700 डेज है, तो एज पर सेक्शन 66 से इसे इंडिया में NOR माना जाएगा। अब एनओआर के हाथ में कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है, एनओआर के हाथ में वो इनकम इंडिया में टैक्स होती है जो या तो आपने इंडिया से कमाई है या फिर आपने इंडिया के बाहर से कमाई है लेकिन रिसीव डायरेक्टली इंडिया में की है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इसकी टोटल इनकम पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमने निकाल दिया, एनओआर, टोटल इनकम की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ शमा इंडिया लिमिटेड आर लिस्टेड इन कंपनी अमाउंटिंग टू 1,12,000, ही सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट इन यूके। भाई इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचोगे तो कैपिटल गेन्स इंडिया में अक्रोराइज होंगे, जब कैपिटल गेन्स इंडिया में अक्रोराइज होंगे तो ये इंडिया में टैक्स माने जाएंगे, तो ये 1,12,000 रुपए का अमाउंट इंडिया में क्या आएगा, टैक्सेबल आएगा। अगला, डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹40,000 received from Reliance Industries Limited, an Indian company. He had borrowed money from Mr. Abhay, a non-resident Indian, for the above-mentioned investment on 2nd April 2023. Interest on the borrowed money for previous year 23-24 amounted to ₹10,000. आपने 40,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो कमाया है और इस 40,000 के डिविडेंड को कमाने के लिए आपका 10,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है।
डिविडेंड जब वो है डिविडेंड जो है वो इंडियन कंपनी से मिल रहा है, तो डिविडेंड इंडिया में अक्रोराइज़ माना जाएगा और आपके हाथ में इंडिया में टैक्स होगा। अब डिविडेंड की इनकम को कमाने के लिए इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर होता है, तो वो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर डिविडेंड की इनकम में से माइनस करना अलाउड है, कोई और एक्सपेंडिचर माइनस करना अलाउड नहीं है। और डिविडेंड के अंदर जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस होता है, उस पे भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड। तो यहाँ पे आप 40,000 में से 10,000 नहीं माइनस कर पाओगे, आप यहाँ पे 8,000 माइनस कर पाओगे और नेट 32,000 का डिविडेंड आपके हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। 10,000 क्यों माइनस नहीं होगा? बिकॉज़ जो आपका डिविडेंड में से इंटरेस्ट माइनस होता है, उस पे मेरे पास मैक्सिमम लिमिट है 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड। अगला, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 9,500। तो भाई 9,500 में से आपको 3,500 का तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 1015। 6,000 रुपये आपके हाथ में आके टैक्स होंगे और इस 6,000 के लिए आपको दोबारा बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 of द इनकम टैक्स लॉ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो आप आराम से डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा 1,12,000 टैक्स होगा। डिविडेंड जो है वो आपका 32,000 टैक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है 9,500 में से 3,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 6,000 डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाएगा, इफेक्टिवली कुछ भी टैक्स नहीं होगा। तो आपकी टोटल इनकम इन दो कंपोनेंट से बन के आएगी। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी? 1,44,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रोहन, an employee of ABC Limited, is posted at Mumbai. He was appointed on 1st March 2023 on the scale of rupees 60,000, 2,000, rupees 80,000. Details of his other income for previous year 23-24 are as follows. First, dearness allowance 40% of basic pay, जिसमें से 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। फिर आपका है टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस आपका है 500 पर मंथ का। Both Mr. Rohan and the company contribute 50% of basic salary to the recognized provident fund. ठीक है जी। Interest accrued in this fund at 12% per annum amounts to rupees 25,800. एक काम करते हैं, यहां तक का क्वेश्चन करके आते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? डिटरमिन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस, मतलब सेक्शन 115 बीएसी के हिसाब से नहीं, ओल्ड रेजिम के हिसाब से निकालना है। सबसे पहला पॉइंट, इसका बेसिक पे क्या रहेगा? तो 1 मार्च 2023 से लेके 28 फरवरी 2024 तक आपका बेसिक पे रहेगा 60,000 पर मंथ, और 1 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 तक आपका बेसिक पे आएगा 61,000। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टोटल में बेसिक पे निकालना है, तो टोटल बेसिक पे आपका कितना आएगा? आप कहोगे जी अप्रैल 23 से लेके फरवरी 24 तक मेरा बेसिक पे रहेगा 60,000 इंटू 11 मंथ्स, और मार्च 2024 का बेसिक पे रहेगा 61,000। तो 60,000 इंटू 11 प्लस 61,000, तो आपका जो बेसिक पे आएगा, सॉरी 61 नहीं आएगा, ये आपका इंक्रीमेंट 62 है, सॉरी। तो 60 एंड 62 आपका एनुअल इंक्रीमेंट 62 आएगा, 2,000 है तो 62 आएगा। 60 हर साल आपका एनुअल इंक्रीमेंट 2,000 रुपये हुआ करेगा, और उसके बाद 80 तक ये पे जाएगा। तो 60, 62, 64, 66, 68 एंड सो ऑन। तो 60 से आपकी कहानी 62 तक जाएगी। 1 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024 तक 60,000 आपका अमाउंट है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मार्च 23 तो आएगा नहीं, अप्रैल 23 से कहानी स्टार्ट होगी। तो अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 तक 60,000, और उसके बाद आपकी मार्च 2024 का जो बेसिक पे है वो आपका आएगा 62,000। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूं, तो ये टोटल फिगर मेरे पास जो बेसिक पे की आएगी वो आएगी 7,22,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 40% है, और 40% का जो डियरनेस अलाउंस है उसमें से 60% आरबीएस का पार्ट है। तो पहले टोटल डीए निकाल लेते हैं। टोटल डीए आपका कितना आएगा? 7,22,000 इंटू 40%। तो 7,22,000 इंटू 40%, ये मेरे पास आएगा जी 2,88,800। ये मेरा टोटल डीए आएगा।
अगली चीज, टेलीफोन अलाउंस एट ₹500 पर मंथ। तो टेलीफोन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल होता है। तो टेलीफोन अलाउंस जो आपको मिल रहा है, वो टेलीफोन अलाउंस कितना है? तो वो टेलीफोन अलाउंस जो है वो आपके हाथ में कितना दे रखा है? 500 पर मंथ। तो पूरे साल का 6000 आएगा। अगली चीज, बोथ मिस्टर रोहन एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए लॉ क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए लॉ है दैट अप टू 12% ऑफ आरबीएस एम्प्लॉय के हाथ में क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। और जो पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 12% ऑफ आरबीएस से ज्यादा, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होता है। अब आरबीएस में क्या क्या आता है? आरबीएस में बेसिक पे हमेशा आता है। आरबीएस में डीए तभी आता है जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होता है। एंड कमीशन तभी आती है इफ इट इज रिसीव्ड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास कमीशन तो है नहीं, तो कमीशन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बेसिक पे आएगा, और पूरा डीए नहीं आएगा, उतना डीए आएगा जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। और कितना डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है? 60%। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेशन चलाएंगे? हम कहेंगे जी, सबसे पहले एम्प्लॉय की आरबीएस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय है जी, उस एम्प्लॉय की आरबीएस कितनी आएगी? उस एम्प्लॉय की आरबीएस में आपका बेसिक पे पूरे साल का 7,22,000 तो आएगा ही आएगा। और डीए का 60% हिस्सा आएगा। ओवरऑल डीए कितना है? 2,88,800। उसका 60% अमाउंट विल बी 1,73,280। तो आपका जो आरबीएस का अमाउंट है, वो आरबीएस का अमाउंट आएगा 722 प्लस 173,280। तो ये आएगा 8,95,280। ये किसका अमाउंट है? ये आपकी आरबीएस का अमाउंट है, 8,95,280। अब एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो बेसिक सैलरी का 15% है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 7,22,000 का 15% है। तो 7,22,000 का 15% कितना आएगा जी? 7,22,000 इंटू 15%, ये मेरे पास आता है 1,08,300। इतना पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। और आरबीएस का कितना परसेंटेज अलाउड, एग्जेम्पशन कितना अलाउड है? तो 12%। इसका 12% देखें, 8,95,280 का 12% कम्स आउट टू रुपीज 1,07,434। तो 1,07,434 की फिगर में हटाता हूं, तो मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है? मेरे पास जो टैक्सेबल अमाउंट आता है वो 866 रुपीज आता है। जो मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना आता है? 866। अगली चीज, सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या होगा? बेटा, जो पैसा एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट किया है ना, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। एंड इस क्वेश्चन में ना मेरे से टोटल इनकम नहीं पूछी गई है, इस क्वेश्चन में मेरे से ग्रॉस टोटल इनकम पूछी गई है। तो इसीलिए आई विल नॉट कमेंट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयर ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया अप टू 12% ऑफ आरबीएस हमने एग्जाम कर दिया, उससे ओवर एंड अबव जो पैसा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स कर दिया। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका कोई ट्रीटमेंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बात आई इंटरेस्ट को लेके। इंटरेस्ट 12% पर एनम पे आपको मिला है। कितने परसेंट तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है? 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। उससे ऊपर का इंटरेस्ट क्या होता है? टैक्स होता है। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, तो इंटरेस्ट जो है बेटा, वो इंटरेस्ट मेरे को मिला कितना है? तो इस क्वेश्चन में मेरे को जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 25,800। इस 25,800 को मैं 12% से डिवाइड करूंगा और 2.5% से मल्टीप्लाई करूंगा टू अराइव एट द टैक्सेबल पोर्शन। तो 25,800 को 12 से डिवाइड किया गया, 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो मेरे पास टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना आएगा? 5375 रुपीज आएगा। ठीक है जी। एक बार फोर्थ पॉइंट स्किप करते हैं, आरएफए भी समझाऊंगा, आगे का करके आ जाते हैं क्योंकि आरएफए में थोड़ा टाइम लगेगा। आगे का सारा क्वेश्चन एक बार करके आ जाते हैं। द सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। मॉनेटरी प्रोक्विजिट है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। एंड ये एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो 2500 इंटू 12, 30,000 रुपीज एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाएंगे। अगला, Rohan has used his own motor car of 1.8-liter engine capacity for both official and personal purposes. The running and maintenance expenses cost of rupees 50,000 are borne by the company. तो एक चीज देखिएगा 6th पॉइंट में,
कार जो है वो कार एम्प्लॉय को रिलेट करती है। एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर। एंड कार इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस बोथ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं गाड़ी एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर उठा रहा है। एम्प्लॉयर ने जो भी एक्सपेंसेस उठाए हैं वो ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल रनिंग के लिए हैं। आप टोटल एक्सपेंसेस में से ऑफिशियल पोर्शन हटा देंगे तो आपके पास पर्सनल पोर्शन आ जाएगा और पर्सनल पोर्शन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स हो जाता है। अब ऑफिशियल पोर्शन जो है वो 1800 या 2400 पर मंथ डीम्ड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर्स के अंदर अंदर है या इससे ज्यादा है। 1800 और 2400 से हायर लिमिट भी आप माइनस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होती है? अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब क्वेश्चन में डॉक्यूमेंटेशन और जो एक्चुअल में हायर खर्चा उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई, तो मैं हायर वाले पॉइंट के ऊपर तो आऊंगा नहीं। आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 1800 एंड 2400। यहाँ पे 1800 या 2400 डायरेक्टली टैक्स नहीं होगा। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए टोटल में से 1800 या 2400 माइनस होगा। वो 1800 या 2400 डायरेक्टली तब टैक्स होता है जहाँ पे कार भी एम्प्लॉयर अरेंज करके देता है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठाता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल खर्चा किया गया है ना, वो ओवरऑल खर्चा एम्प्लॉयर ने 50,000 किया है। इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.8 लीटर है और एम्प्लॉयर का किया हुआ खर्चा ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस है। तो यहाँ पे 2400 पर मंथ को डीम्ड ऑफिशियल पोर्शन मान लिया जाएगा, जो आप टोटल एक्सपेंस में से माइनस करके एम्प्लॉय के हाथ में पर्सनल पोर्शन निकाल के टैक्स कर देंगे। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती तो हायर खर्चा भी माइनस करना अलाउड था और इंजन की कैपेसिटी 1.8 लीटर से कम होती तो यहाँ पे आप इसका 2400 की जगह 1.6 लीटर से कम होती, 2400 की जगह 18 चलाते, बट यहाँ पे 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 की लिमिट चलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है 54,000। 2400 इंटू 12 कितना आता है? तो 2400 इंटू 12 मेरे पास आता है 28,800। 50,000 में से 28,800 को हटाने के बाद मेरे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 21,200। 21,200 इतना पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होगा सैलरी हेड में। अगली चीज, प्रोफेशनल टैक्स पेड रुपीज 2500 ऑफ विच 1500 वॉज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो 1500 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी इनकम निकालते टाइम पे ऐड होंगे और बाद में 2500 का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा 16(3) में, क्योंकि पर्सन जो है वो रेगुलर ओल्ड रिजीम के अंदर है तो माइनस करना अलाउड है। अगर ये न्यू रिजीम में होता तो 2500 माइनस करना अलाउड नहीं होता। न्यू रिजीम में एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स जो है वो माइनस करना अलाउड नहीं होता। अगला, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 मिस्टर रोहन गिफ्टेड अ सम ऑफ रुपीज 6 lakhs to Mrs. Rohan. She started a business by introducing such amount as a capital. 1 अप्रैल 2023 को उनकी बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी। तो जी 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी, जिसमें से 6 लाख का गिफ्टेड पैसा था और 4 लाख का ओन पैसा था। तो आपने पढ़ा हुआ है एक पर्सन अपनी स्पाउस को कोई भी पैसा देता है, एक पर्सन जो है वो अपने स्पाउस को कोई भी पैसा अवेलेबल कराता है, तो उस केस में जो स्पाउस ने उस पैसे से इनकम कमाई है वो आके क्लब होती है। बट यहाँ तो इनकम नहीं है, स्पाउस का बिजनेस से 1,20,000 का लॉस हो गया। तो इस 1,20,000 के लॉस में से 72,000 का लॉस रोहन को रिलेट करता है और बाकी 48,000 का जो लॉस है वो रिलेट करता है रोहन की वाइफ को। तो ये 72,000 के लॉस का एडजस्टमेंट रोहन को अलाउ किया जाएगा। ये रोहन का पीजीबीपी लॉस माना जाएगा। बट पीजीबीपी लॉसेज आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। तो ये 72,000 का लॉस मजबूरन आपको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक पॉइंट स्किप हो गया, वो है हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब इसको टैकल करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ये चीज क्लासेस के दौरान, मेन बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में, रिवीजन के दौरान हर जगह बताई गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान आरएफए का जो लॉ है वो चेंज हुआ था 1 सितंबर 2023 से। दैट मीन्स मेरे पास अप्रैल 23 से लेके अगस्त 23 5 महीने के लिए लॉ अलग है और फिर मेरे पास सितंबर 23 से लेके मार्च 24 के लिए 7 महीने का लॉ अलग है। ठीक है जी। और जहां पे एम्प्लॉयर अकोमोडेशन को ओन करता है, ओल्ड लॉ मेरे पास क्या है? अगर जगह की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी। इसके बाद अगर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख है इससे कम है, 10%।
एंड पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%। ये लॉ हुआ करता था अगस्त 23 तक। 1 सितंबर 2023 से लॉ ये आया कि अगर आपकी पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो इट इज़ 5% ऑफ आरएफए सैलरी। 15 लाख से ज़्यादा है लेकिन 40 लाख है, इससे कम है, इट इज़ 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी। एंड लास्ट, अगर आपकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, इट इज़ 10% ऑफ आरएफए सैलरी। ये मेरे पास लॉ आया। ये कंपनी ओन अकोमोडेशन के लिए है, एम्प्लॉयर अकोमोडेशन को जहाँ ओन करता है। अब मुंबई की जो पॉपुलेशन है, वो मुंबई की पॉपुलेशन इजीली 25 लाख से भी ज़्यादा होगी और 40 लाख से भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका लॉ क्या चलेगा? यहाँ पे आपका लॉ चलेगा स्टार्टिंग के 5 महीने 15% ऑफ आरएफए सैलरी, और उसके बाद अगले 7 महीने तो 10% ऑफ आरएफए सैलरी। अब आरएफए सैलरी में क्या-क्या आता है? आरएफए सैलरी में आता क्या-क्या है? आरएफए सैलरी में बेसिक पे पूरा आता है, डियरनेस अलाउंस आता है अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। इसके बाद अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन आता है, किसी भी तरह की कोई पोर्क विजिट की वैल्यू नहीं आती है। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ये सब मेरे लिए पोर्क विजिट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 का इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे, और क्योंकि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो चेंज भी हो गई है मार्च में जाके, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 5 महीने की आरएफए सैलरी अलग निकालनी पड़ेगी और अगले 7 महीने की आरएफए सैलरी अलग निकालनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉय की सैलरी मार्च में जाके चेंज नहीं होती, पूरे साल के दौरान आपकी सैलरी सेम रहती, तो मैं पूरे साल की सैलरी निकाल के उसको 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर सकता था। बट बिकॉज़ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयी इज अंडरगोइंग अ चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम March 2024, द कैलकुलेशंस फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स विल बी डिफरेंट एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स विल बी डिफरेंट। कैलकुलेशन कैसे चलेगी? देखिएगा। अप्रैल 23 से लेके अगस्त 23, 5 महीने, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 15% ऑफ आरएफए सैलरी, क्योंकि मुंबई में अकोमोडेशन है। अब आरएफए सैलरी में क्या-क्या आएगा? बेसिक पे 60,000 इंटू 5, तो 60,000 इंटू 5 के हिसाब से बेसिक पे कितना आएगा? 3 लाख आएगा। अगला डीए, तो डीए 60,000 का कितना परसेंटेज है? 60,000 इंटू 5 मंथ्स। इसके बाद डीए कितना परसेंटेज है क्वेश्चन में? 40% है, और उसका 60% हिस्सा जो है वो मेरे लिए आरबीएस का पार्ट है। तो 60,000 इंटू 5 इंटू 40% इंटू 60%, ये मेरे पास आएगा 72,000। और टेलीफोन अलाउंस जो है वो 5 महीने के लिए कितना आएगा? 5 महीने के लिए हम 500 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 2500। तो स्टार्टिंग के 5 महीने की आरएफए सैलरी कितनी? तो आरएफए सैलरी 5 महीने के लिए आपकी जो आएगी बेटा, वो आएगी 3 लाख प्लस 72,000 प्लस 2500, ये आएगी 3,74,500। तो इस 3,74,500 का 15% will be the perquisite value for the first 5 months। तो ये फिगर मेरे पास आएगी 56,175। अब ऐसा काम आगे भी करना पड़ेगा। सितंबर 23 से लेके मार्च 24 तक की मैं बात करूं तो मेरे पास आते हैं 7 महीने। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका 10% ऑफ आरएफए सैलरी जो है वो 10% ऑफ आरएफए सैलरी चलेगा। बेसिक पे निकालेंगे तो बेसिक पे जी 60,000 इंटू 6 प्लस 62,000 इंटू 1। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 60,000, मार्च का 62,000। तो आपका जो ये ओवरऑल अमाउंट आएगा, वो ओवरऑल अमाउंट कितना आएगा? वो मेरे पास 4,22,000 रुपये आएगा। फिर इसके बाद मेरा डीए आएगा। डीए कितना आएगा? 4,22,000 का 40% आपको डीए दिया जाएगा, उसमें से 60% आरबीएस का पार्ट, तो इंटू 40% इंटू 60%, ये मेरे पास आएगा 1,01,280। और टेलीफोन अलाउंस के नाम पे मेरे पास कितना पैसा आएगा? तो टेलीफोन अलाउंस के नाम पे मेरे पास पैसा आएगा 500 इंटू 7, कुल मिला के 3,500। जोड़ देते हैं इसको, तो 422 प्लस 101 280 प्लस 3,500, ये आता है 5,26,780। इस 5,26,780 का आपको 10% लेके चलना है, तो ये मेरे पास आएगा 52,678।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास पूरे साल की आरएफए की वैल्यू आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन काम ज्यादा है इस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। Mr. Mayank, a resident individual, furnished the following information in respect of income earned and losses incurred by him for financial year 23-24. ठीक है जी। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी से आपकी कंप्यूटेड इनकम है 27,40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड एसटीटी हैज बीन पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल। तो मतलब एक तरह से आपका ये 112A का लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार इस क्वेश्चन को ना आगे पढ़ के आ जाते हैं। Mr. Mayank filed his return of income for assessment year 23-24 on 28th July 2023 and opted for section 115 BSc। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR आपने 115 BSc में भरी है। Compute the GTI of Mr. Mayank for assessment year 24-25 and the amount of loss, if any, that can be carried forward if he wants to continue with the provisions under section 115 BSc। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी हम 115 BSc में ही बने रहना चाहते हैं। तो आपको GTI निकालते टाइम पे ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पर्सन ने 115 BSc ही चलाई हुई है। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन कानपुर 550, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली 375। सेक्शन 115 BSc को ना लेट आउट प्रॉपर्टी से कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 115 BSc को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 24B की डिडक्शन से दिक्कत है, वो अलाउ नहीं की जाती है। तो इस 5.5 लाख में से 3.75 लाख जो है वो इजीली माइनस हो सकता है। लेकिन ये जो बॉम्बे में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, इसका डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज द पर्सन हैज गॉन इनटू डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। There is no problem in adjusting the loss of a house property which has been let out, but in case of self-occupied property 24B अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ ही नहीं सकता है। तो ये आपका सिंपली इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, नेट ऑफ TDS 35,000, 30% का TDS है, तो ये ग्रॉस इनकम जो है जो आपकी अदर सोर्सेज में कंसिडर होगी वो 50,000 रुपीज है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपके पास 36,86,000 का प्रॉफिट है और इसमें से आपने नॉर्मल डिप्रिसिएशन माइनस किया है 2 लाख का और एडिशनल डिप्रिसिएशन माइनस किया है 50,000 का। ये 2 लाख माइनस करना अलाउड है बट ये 50,000 अलाउड नहीं है, तो 36,86,000 में आपको ये 50,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा। आगे The other details of losses and unabsorbed depreciation pertaining to assessment year 23-24 are as follows. बिजनेस लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपके पास 5,35,000 का लॉस है, तो 5,35,000 का लॉस इजीली करंट ईयर PGBP इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। अनएब्जॉर्ब नॉर्मल डिप्रिसिएशन है, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन से तो दिक्कत होती नहीं है, ये भी आराम से माइनस हो सकता है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये 1,50,000 का लॉस है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज का लॉस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, और इस साल मेरे पास ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा एंड कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर रिमेनिंग 3 ईयर्स, बिकॉज इसका ओवरऑल टाइम पीरियड कैरी फॉरवर्ड का मैक्सिमम 4 साल होता है। 1 साल इस साल निकल गया, आगे 3 साल और चलाइए। अगला, मेरे पास इस साल कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो मजबूरन मेरे को ये 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा, और ये कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए होगा? ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए होगा। लास्ट, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली, आपके पास दिल्ली में लेट आउट प्रॉपर्टी से 2,10,000 रुपए का लॉस है, जो आपका पिछले साल सेट ऑफ नहीं हो पाया था। अब अगर मैं ICI ने जो आंसर दिया है ना, उस आंसर को जाके पढ़ूं, वो ये कह रहे हैं जी आपने पिछले साल सेक्शन 115 BSc को ऑप्ट किया, इस साल भी 115 BSc को ऑप्ट किया, तो इस 2,10,000 के लॉस का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 115 BSc जो होता है, सेक्शन 115 BSc में आपको हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस का एडजस्टमेंट नहीं मिलता। ये देखिए, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 cannot be set off against income from house property of assessment year 24-25 since Mr. Mayank has paid tax under section 115 BSc during assessment year 23-24 and no deduction in respect of loss of house property of that year will be allowed in any subsequent year। मैं थोड़ा सा इस चीज से डिसएग्री करूंगा,
रीजन ये है, सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट के लिए मना करता है हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस की। ये जो हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस है वो अदर इनकम्स के अगेंस्ट, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट पे 115 बीएससी मना करता है। लेकिन जो लॉसेस वन आप इंटर हेड अगर सेट ऑफ नहीं कर पाते, उनको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सेक्शन 115 बीएससी मना नहीं करता है। Interhead adjustment as per section 71 is not permissible if a person is going under section 115 BSc insofar as house property losses are concerned. Interhead adjustment पे रोक है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पे कोई रोक नहीं है लॉ के अंदर। जब पिछले साल आपने 115 बीएससी को ऑप्ट किया और आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी से लॉस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड से होता तो समझ आता अलाउड ही नहीं था, बट लेट आउट से तो अलाउड होता है। जब वो पिछले साल हुआ था और पिछले साल उसकी एडजस्टमेंट इंटरहेड नहीं हो सकती, बट कैरी फॉरवर्ड करके तो लेके आ ही सकते थे आप इसे। इस साल कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते, इस साल कैरी फॉरवर्ड करके करने आने के बाद आराम से एडजस्ट हो जाता। और मैं तो आपको आईसीआई का ही एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसके अंदर इन्होंने ट्रीटमेंट भी किया हुआ है। मेरे पास स्क्रीन पे अभी 2022 मई की आरटीपी है, ये आईसीआई की ही आरटीपी है 2022 की। अगर अटेम्प्ट की आरटीपी हम सेव करके रखते हैं तो रिकॉर्ड्स में से निकाला था, क्योंकि याद था एक क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा आया हुआ है। 2022 मई की आरटीपी है और इसमें भी इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए। आपके सामने ये क्वेश्चन, उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली। दिल्ली वाली प्रॉपर्टी से मेरे पास 75,000 का लॉस है एंड इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन मुंबई 50,000। क्वेश्चन में देखिए जी, compute the gross total income of Mr. Rajesh for assessment year 22-23 and the amount of loss, if any, that can be carried forward if he wants to opt for the provisions of section 115 BSc for the first time। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चीज लिखी थी आंसर में कि आप 115 बीएससी में जा रहे हैं तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट तो माइनस करना अलाउड नहीं है। 75,000 का जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, वो इंटरहेड सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ वंस अगेन। ये आरटीपी के क्वेश्चंस और आंसर्स मेरे तो फ्रेम्ड है नहीं आईसीआई के, मैं उन्हीं के पुराने आंसर को टेकअप कर रहा हूँ। और जो इसमें स्टेटमेंट दी गई है ना, वो ठीक भी है, क्योंकि सेक्शन 115 बीएससी रोक लगाता है इंटरहेड एडजस्टमेंट पे, वो रोक नहीं लगाता है कैरी फॉरवर्ड पे। ये देखिएगा जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, self occupied property, interest under section 24b is not allowed in case of self occupied property since Mr. Rajesh is opting for section 115 BSc। लेट आउट प्रॉपर्टी से 75,000 का लॉस है। अगर वो पर्सन 115 बीएससी में नहीं जाता तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बहुत इजीली सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेक्शन 71 के हिसाब से सेट ऑफ कर सकते थे, बट 115 बीएससी वो मना करता है तो वो सेट ऑफ यहाँ पे किया भी नहीं हुआ। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैरिड फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 23-24, आगे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन 115 बीएससी जो रोक लगाता है वो इंटरहेड एडजस्टमेंट पे लगाता है, कैरी फॉरवर्ड पे रोक नहीं लगाता है। और जब इन्होंने आगे लिखा लॉसेस जो आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने हैं, उसमें आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, जो लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इन्होंने खुद लिखा हुआ है और ये लीगली ठीक भी है। लेकिन इस आरटीपी में इन्होंने इसका सेट ऑफ नहीं दे रखा है। आई फील ये थोड़ी सी गलती है। जो पुराने ईयर्स का लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो इजीली एडजस्ट हो सकता है इस साल, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है उस लॉस के सेट ऑफ पे। उस लॉस को इंटरहेड सेट ऑफ उस साल में नहीं किया जा सकता जिस साल वो लॉस है, लेकिन फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड अगर आप करते हो तो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सो दिस आई बिलीव इज रॉन्ग ओवर हियर। इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको प्रॉपरली दे भी दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Examine the applicability of tax deduction at source or tax collection at source as per the Income Tax Act 1961 for assessment year 24-25 in the following situations। ठीक है जी। Mr. Arjun, a resident Indian, is in retail business in Delhi and his turnover for financial year 22 to 23 was rupees 9.9 crore. He regularly purchases goods from another resident, Mr. Saurabh, a wholesaler in Noida. GST rate on such goods is 5%. The aggregate amount of sales made by Mr. Saurabh to Mr. Arjun during financial year 23-24 was rupees 49 lakhs without GST.
मिस्टर अर्जुन ने पेमेंट की कंसिडरेशन की 21 लाख इस दिन, 26.25 लाख इस दिन, 4.2 लाख इस दिन और सौरभ का टर्नओवर पिछले साल का 10 CR है। हमारे पास सेलर कौन है? तो हमारे पास सेलर है मिस्टर सौरभ और मिस्टर सौरभ जो हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर 22-23 पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 10.10 CR। हमारे बायर कौन है? हमारे बायर हैं मिस्टर अर्जुन और अर्जुन का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर कितना है? तो अर्जुन का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में 9.9 CR। इससे एक चीज़ तो क्लियर है, अर्जुन आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 CR के अंदर है, यहाँ पे 194 क्यू तो किसी भी हाल में लग ही नहीं सकता। 194 क्यू लगने के लिए आपका जो टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बायर वो 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो चांसेस है कि यहाँ पे टीसीएस का सेक्शन 2060 का लॉ लग जाए। अब सौरभ ने क्या किया? सौरभ ने अर्जुन को सामान बेचा और सौरभ ने अर्जुन को सामान बेचा कितने का? 49 लाख का प्लस इसमें 5% का जीएसटी भी है। जब सेक्शन 2061H की बात होती है ना, तो वहाँ पे जो वर्डिंग इस्तेमाल किए गए हैं वो किए गए हैं सेल कंसिडरेशन एंड सेल कंसिडरेशन का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे आप जो फिगर ओवरऑल लेकर चलोगे कि आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी है, तो हमारी सेल कंसिडरेशन जो है दैट इज 49 लाख प्लस 5%, तो ये मेरे पास है 51,45,000। क्योंकि सेल कंसिडरेशन के लिए पैसा सेलर ने इस साल जो उठाया है वो पैसा 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सेक्शन 2061H की एप्लीकेबिलिटी आएगी और 2061H क्या करवाता है, 50 लाख के बाद का जो पैसा होता है उस पे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करवाता है। तो देखिए जी, आपकी 8 जुलाई 2023 को पेमेंट आई और 8 जुलाई 2023 को पेमेंट आई 21 लाख, इसका इस पे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके 27 अगस्त 2023 को पेमेंट आई 26.25 लाख, इस पे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी आपका ओवरऑल टोटल जो है 50 लाख नहीं हुआ है, टोटल अभी तक आपका जो है वो है 47.25 लाख। फिर इसके बाद आपने 11 मार्च 2024 को 11 मार्च 2024 को 4.2 लाख की पेमेंट की है। इस 4.2 लाख में से मैं 2.75 लाख रुपीस हटाऊंगा क्योंकि वो मेरा बचा हुआ था। तो 4.2 लाख में से 2.75 लाख रुपीस हटाऊंगा तो मेरे पास ये आता है 1,45,000। तो जो आपकी 11 मार्च 2023 को 24 को सॉरी 4.2 लाख की पेमेंट जाएगी, उसमें से 1,45,000 की पेमेंट पे आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। 1,45,000 का 0.1% जो है वो टीसीएस के फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा, तो आपका टीसीएस का अमाउंट सेक्शन 2061H का आएगा ₹145। ये टीसीएस का है अमाउंट। अगला, Mr. Raja paid rupees 12 lakhs on 1st November 2023 to Messrs. Thomas Cook for a holiday package to Singapore for a week with his family, comprising of his wife and two children being twins aged 22 years in the last week of November। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉ चेंज हुआ था, हमारे पास लॉ चेंज हुआ था 1 अक्टूबर से, तो यहाँ पे नया वाला लॉ लगाएंगे। Mr. Raja also remitted rupees 10 lakhs on 28 March 2024 out of his personal savings under LRS to Bank of India as gift to his sister residing in London on the occasion of her 50th birthday। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन पे हमारा 2061H का लॉ है और 2061H जो है वो 2061H में मेरे को सॉरी 2061 जी 1H नहीं। पहले टूर ऑपरेटर की बात करते हैं। टूर ऑपरेटर के लिए लॉ 1 अक्टूबर 2023 से क्या है, तो टूर ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में बात कही गई है कि स्टार्टिंग के 7 लाख पे 5% की रेट होगी और 7 लाख से ऊपर की पेमेंट पे 20% की रेट यूज होगी। यहाँ पे आपका 12 लाख का खर्चा है तो 7 लाख पे 5% 35,000 और इसके बाद रिमेनिंग 5 लाख पे 20%, रिमेनिंग 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख, तो कुल मिला के आपका यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा सेक्शन 2061G में ₹1 लाख। डन। इसके बाद सेक्शन 2061G ही लगेगा आपके ओवरसीज रेमिटेंस पे भी, और ओवरसीज रेमिटेंस में हम कहते हैं जी स्टार्टिंग के 7 लाख पे कोई टीसीएस नहीं आएगा, थ्रेशोल्ड आपके पास। उससे ओवर एंड अबव जो आपने पैसा रेमिट किया उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। लोन लेके बाहर के इंस्टीट्यूशन को पैसा रेमिट करते हैं तो फिर वो मेरा 0.5% पे आता है।
अगर आपका एजुकेशन या मेडिकल पर्पसेस के लिए पैसा रेमिट होता है तो 5% पे टीसीएस आता है, किसी और पर्पस की वजह से पैसा रेमिट होता है तो 20% पे टीसीएस आता है। तो 3 लाख पे 20% के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आप बस अपनी सिस्टर को उनकी 50th बर्थडे का गिफ्ट भेज रहे हो, जनरल पर्पस से, तो जनरल पर्पस के ऊपर टीसीएस 20% पे आएगा, तो 60,000 का टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा ओवरसीज रेमिटेंस। तो टूर ऑपरेटर के केस में 135 एंड ओवरसीज रेमिटेंस में 60,000 का टीसीएस कलेक्ट होगा। मूविंग अहेड, Mr. Ramesh is an authorized wholesaler distributor of fertilizers and other agricultural products. An analysis of his trading and P&L account for previous year 31st March 2024 revealed the following information. Net profit जो है वो आपका 75,43,000 है. The following incomes, जो following incomes है, they were credited in the profit and loss account. क्या क्या income profit and loss account में credit की गई थी देख लेते हैं. The rent received 5,40,000, rent received का appropriate head should be house property, ये यहाँ से हटेगा. इनकम टैक्स रिफंड 15,000, ये भी यहाँ से हटेगा. इनकम टैक्स रिफंड का प्रिंसिपल पैसा मेरी कमाई नहीं होता, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मेरी कमाई होता है अदर सोर्सेज में. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 2,50,000, ये भी यहाँ से हटेगा, अदर सोर्सेज में जाएगा. ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. इसमें से इंटरेस्ट अगर कोई कंपोनेंट हुआ तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा. आगे बढ़ेंगे. The rents and rates and taxes debited to P&L account include rupees 1,000 paid towards late filing fee of his income tax return under section 234F. किसी भी तरह की इनकम टैक्स की लेट फाइलिंग फीस पेनल्टीज पीएनएल में डेबिट करना अलाउड नहीं है, ये 1,000 एड बैक होगा. अगली चीज, पीएनएल अकाउंट में आपने सैलरी डेबिट की हुई है 35,000 की एक सिंगल डे में जो कैश से पे हुई है अकाउंटेंट को. 10,000 से ज्यादा का पैसा अगर आप एक सिंगल डे में पे करते हो इन एलिजिबल मींस कैश के थ्रू, तो वो डिसअलाउ कर दिया जाता है एज पर सेक्शन 40A3. अगला, interest of 1,20,000 paid on loan of rupees 10 lakh taken from NBFC. Out of the loan amount of rupees 2 lakh was used for personal purposes and the balance was used for business purposes. तो सीधी सी बात है, 10 लाख के लोन में से 2 लाख का पर्पस पर्सनल है और 8 लाख का पर्पस बिजनेस है. तो 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट गया है वो डिसअलाउ होगा पर्सनल एक्सपेंस मान के. तो सबसे पहला 1,20,000 इंटू 2 लाख अपॉन में 10 लाख, 24,000 रुपए जो है वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे बिकॉज वो पर्सनल पर्पस के लिए है. अगला, नो टीडीएस वॉज डिडक्टेड वाइल पेइंग इंटरेस्ट. एनबीएफसी से लोन लेंगे तो आपको टीडीएस तो काटना पड़ता है इंटरेस्ट पे, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ रुपए है. जहाँ पे लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, अगर इंटरेस्ट बैंकों पे होता है तो सेक्शन 194A में टीडीएस नहीं कटता, लेकिन जहाँ पे एनबीएफसी को होगा वहाँ टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा. और क्योंकि आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप सेक्शन 194A में टीडीएस काटने के लिए लाइबल भी थे, आपने टीडीएस नहीं काटा. अब आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर कितना है? आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर जो है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर 96,000 है, क्योंकि आपका लोन 2:8 के रेशियो में पर्सनल बिजनेस पर्पस में एलोकेटेड था. तो ऐसे ही आपका 1,20,000 रुपए का जो अमाउंट है वो 2:8 के रेशियो में एलोकेट किया जाएगा. 25,000 पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, वो डिसअलाउड है. 96,000 बिजनेस एक्सपेंस है, और इसका 30% खर्चा जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा अंडर सेक्शन 40A1A, क्योंकि आपने इस पे टीडीएस नहीं काटा. ठीक है जी. अगला, म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 10,000 पेड फॉर द बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट. क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा. Half of the building is used for business purpose and remaining half is let out to Mr. Anshul for residential purpose. आधी बिल्डिंग जो है वो आधी बिल्डिंग बिजनेस में काम में आ रही है, और आधी बिल्डिंग जो है वो आपने पर्सनल पर्पसेस के लिए लेट आउट की हुई है. किसको लेट आउट की हुई है? मिस्टर अंशुल को लेट आउट की हुई है. तो जो आधी बिल्डिंग आपने अंशुल को लेट आउट की हुई है उससे आने वाला रेंट आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी में असेसिबल होगा. तो यहाँ पे जो आपने हाउस प्रॉपर्टी, ये जो रेंट आया था ये शायद अंशुल से ही आया होगा. अब आपने पूरी प्रॉपर्टी का 10,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, और आपने वो पूरा पैसा जो है वो आपने पूरा पैसा पी&एल अकाउंट में क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है. तो इसमें से 5,000 तो आपका अलाउड है, लेकिन 5,000 आपका अलाउड नहीं है, तो आपको 5,000 क्या करना पड़ेगा? आपको 5,000 ऐड बैक करना पड़ेगा पीजीबीपी में इनकम निकालते टाइम पे. और जब आप हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालते टाइम पे आप कहोगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फेयर एंड म्यूनिसिपल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल शैल बी टेकन एज जीएबी. अब मेरे पास 5,40,000 का रेंट है, तो 5,40,000 का जो रेंट है वो मेरे लिए जीएबी माना जाएगा. फिर उसमें से हम क्या करेंगे? 5,40,000 के रेंट में से 5,40,000 रुपीज के रेंट में से
हम म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस करेंगे और म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा मेरा 5,000 रुपये। वो पैसा माइनस करने के बाद मेरे पास एनएवी आएगी और एनएवी आएगी 5,35,000 रुपीज़। इसमें से सेक्शन 24A के बेनिफिट को माइनस करेंगे तो 24A का 535 का जो बेनिफिट है 30% का, वो मेरे पास आएगा 1,60,500। और सेक्शन 24B में मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ही नहीं। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम की तरह डिस्क्लोज करेंगे, विच विल बी 3,74,500। अगला, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 40,000। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, रेवेन्यू के नेचर में होता है। इसको आपने 40,000 रुपये से क्या किया हुआ है, इसको आपने 40,000 रुपये से अंडर वैल्यू किया हुआ है। जब आपको आपने इसको 40,000 रुपये से अंडर वैल्यू किया हुआ है, तो इस 40,000 रुपये को आप पीजीबीपी इनकम निकालते टाइम पे ऐड बैक करेंगे। अगला, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स ₹2,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। मतलब जो ये 15,000 रुपये का अमाउंट है, इसमें से 2,000 रुपये इंटरेस्ट है, मतलब बाकी 13,000 रुपये प्रिंसिपल है। तो वो 13,000 रुपये मेरे लिए कमाई नहीं है, लेकिन वो 2,000 रुपये मेरे लिए कमाई है। वो 2,000 रुपये मेरे लिए क्या माना जाएगा, वो 2,000 रुपये मेरे लिए अदर सोर्सेज की इनकम माना जाएगा। वो 2,000 रुपये जो है मेरे लिए अदर सोर्सेज की इनकम माना जाएगा। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ ₹45,000 was paid by check during the year towards health insurance policy covering himself, his spouse and his children। अब इनकी एज देख लें, क्वेश्चन में एज दे रखी हो। तो भाई रमेश की एज तो कहीं क्वेश्चन में मेरे को दिख नहीं रही है, कुछ भी नहीं दिख रही, तो मैं यहाँ पे इसे सीनियर सिटीजन नहीं मानूंगा। तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन लगाऊंगा, बिकॉज सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन सब ब्लॉक 1 में कवर होते हैं। तो सेक्शन 80D में ब्लॉक 1 में आपको 25,000 का डिडक्शन लॉ किया जाएगा। आपने पूरे साल में 15 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो जो 15 लाख रुपए का आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से आप माइनस कर दीजिएगा टू अराइव एट टैक्स पेबल। लास्ट, he also sold his vacant land on 10th November 2023 for 10 lakhs. The stamp duty at the time of transfer was rupees 14 lakhs. सेलिंग प्राइस मेरा 10 लाख है, एसडीवी मेरी 14 लाख है, डिफरेंस मेरा 4 लाख है, और ये 4 लाख का जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ 10 लाख से ज़्यादा है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो मेरी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आएगी, तो मेरे पास यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 14 लाख रुपए आएगी। अगली चीज़, the fair market value and stamp duty value of the land as on 1st April 2001 was rupees 4 lakhs and 3 lakhs respectively. This land was acquired by him on 5th August 1995 for rupees 1.8 lakh. He had incurred registration expense of rupees 10,000 at that time. तो आपका जो परचेज प्राइस है, वो आपका परचेज प्राइस कितना है, वो आपका परचेज प्राइस 1.9 लाख है। इसके बाद 1/4/2001 की आपकी एफएमवी कितनी है, तो 1/4/2001 की एफएमवी आपकी 4 लाख है। और 1/4/2001 की आपके पास एसडीवी कितनी है, तो 1/4/2001 की एसडीवी आपके पास 3 लाख है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर की हो, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या है। हम कहते हैं जी पहले 1/4/2001 की एफएमवी या 1/4/2001 की एसडीवी लीजिए और इन दोनों में से लीजिएगा विच एवर इज लोअर, तो लोअर फिगर आपकी 3 लाख आएगी। और बाद में आपका जो परचेज प्राइस है 1.9 लाख और 3 लाख, इन दोनों में से आप लेंगे विच एवर इज हायर, तो ये आपके पास 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट आएगा। तो आप इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर लेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कितनी आएगी, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कहेंगे जी 3 लाख इंटू में 348 अपॉन में 100। ये फिगर कितनी आएगी, 3 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरे पास आ जाएगी 10,44,000। तो मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा 3,56,000। ठीक है जी। अब बाकी फिगर्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको ट्रीटमेंट सारा समझा दिया। उसके बाद आप अपनी बाकी फिगर्स को देख के आप अपनी ओवरऑल टोटल इनकम निकाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 374,500 आई थी, हमने भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे 374,500 निकाल ली थी। इसके बाद पीजीबीपी में सारी एडजस्टमेंट्स करके आने के बाद हमारे पास जो इनकम आई है, वो हमारे पास इनकम आई है 68,71,800। फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 356। ग्रॉस टोटल इनकम मेरे पास आई है 78,54,300।
इसमें से मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितने का? 3,56,000 का, और मेरी नॉर्मल इनकम जो है, वो नॉर्मल इनकम कितनी है? 78,54,300 माइनस 3,56,000, दिस कम्स आउट टू रुपीज़ 74,98,300। 25,000 रुपए की आपकी एटीडी की डिडक्शन है, तो आपकी टोटल इनकम इतनी आ गई। इस टोटल इनकम में वंस अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है 3,56,000, और इसमें से अगर मैं 25,000 की फिगर को माइनस करूँ, तो ये मेरे पास नॉर्मल इनकम है 74,73,300। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे इनकम का लेवल दे रखा है। इसके बाद 78,29,300 जो है वो आपकी नॉर्मल इनकम है। अब इस पे टैक्स निकालना है तो फ्लैट 20% का टैक्स, इस पे आप अपना बेसिक स्लैब लगाएंगे 2.5 लाख वाला, इस तरह से आपका टैक्स निकल जाएगा। और क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम 50 लाख रुपीस से ज़्यादा है, यू विल बी लाइबल टू पे अ सरचार्ज ऑफ 10%। मार्जिनल इफ निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, 4% का सेस ऐड कर दीजिएगा, आपकी ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 24,31,789। इसमें से आप 15 लाख रुपए का एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तो आपका टैक्स बिल आएगा 9,31,789। इसे आप राउंड ऑफ कर देंगे तो 9,31,790। ठीक है जी। विद दिस आपका इनकम टैक्स की आरटीपी का जो पोर्शन है वो सारा का सारा कवर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जीएसटी पोर्शन। जीएसटी में आते हैं जी। जीएसटी के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। आपका जो जीएसटी का अटेम्प्ट है जनवरी 2025 में, उसमें 30 जून 2024 तक की अमेंडमेंट्स आएंगी। हमारे सीए के एग्जाम्स में पिछले 6 महीने तक की अमेंडमेंट्स आती हैं। तो हमारा जीएसटी जो अमेंडमेंट का लॉ है उसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे जी 30 जून 2024 तक के अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है फॉर जैन 2025। जो आपने अमेंडमेंट्स कवर की हुई थी मई 24 के लिए, वो तो आपको कवर करके चलनी है। सितंबर 24 के लिए जीएसटी में कुछ एडिशनल अमेंडमेंट नहीं थी। जनवरी 2025 में जीएसटी में कुछ अमेंडमेंट्स है जिसके लिए मैं अमेंडमेंट नोट टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा चुका हूँ, और अभी आने वाले दिनों के अंदर उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराता हूँ। कुछ 2-3 छोटी-छोटी क्लैरिफिकेशंस है, वो क्लैरिफिकेशंस जो आई गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स इशू किए हैं, वो आईसीआई ने भी अपने स्टैट्यूटरी अपडेट में इंक्लूड किए हुए हैं, हमें वो भी कवर करते हुए चलने पड़ेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले मेरे पास केस सिनारियो है। Vintage Cinema Privates Limited, VCPL, is a leading chain of multiplexes operating in several states across India. The company has its corporate office in Mumbai, Maharashtra, and it is registered under GST in multiple states, including Maharashtra. The company offers movie tickets, food and beverages, and other entertainment related services. The turnover of the company in the preceding financial year, as per the audited financial statement, was rupees 175 crore. पिछले साल का टर्नओवर आपका 175 करोड़ है. The company crossed the aggregate turnover of 35 crore till June in the year. In July, VCPL opened a new multiplex in Gujarat, wherein the commercial operations will commence from 1st August. Due to operations in multiple states, the finance and accounts operations are handled by a centralized team at the corporate office. The same team is also responsible for filing the GST returns for all the GST registrations of the company. एक centralized accounting team आपने बिठाई हुई है corporate office में, और वो जो corporate office है वो आपकी GST returns में handle करता है. The company is also engaged in leasing of space to independent vendors in its food court against rental charges for the purpose of increasing the source of revenue. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे जा रही है एंड यहाँ पे कमर्शियल रेंटिंग इन्वॉल्व है। अब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेट आउट कर रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मेरे पास किसी तरह का कोई एग्जिबिशन नहीं होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए फिर भी हमारे पास एग्जिबिशन होता है, जहाँ पे हम कहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जाता है फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ पे हमारे पास एग्जिबिशन अवेलेबल होती है। बट ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं लगेगी बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेट आउट की गई है। The company obtained a new office building in Mumbai under a rental agreement and paid an amount of rupees 5 crore as refundable security deposit to the owner of the premises. The term of the rental agreement is 5 years. The company also dispatched advertisement material worth rupees 35 lakhs from Maharashtra to Gujarat Multiplex for the upcoming movies by way of transport through road in September. The company claimed ITC on such advertisement material at the time of receipt in Maharashtra. The rate of tax applicable on all inward and outward supplies it is 18% IGST, 9% CGST, 9% SGST unless otherwise specified. On the basis of the facts given above, choose the most appropriate answer to question 1 to 5 below. Which of the following statement
is correct under GST law in relation to the registration requirements of the company in relation to its operations to be commenced in the state of Gujarat. तो आप एक चीज देखिएगा, गुजरात में इन्होंने ऑपरेशन को कमेंस करना है। अब गुजरात के अंदर सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड 20 लाख का होता है। आपको गुजरात में नया काम स्टार्ट करना है, बट आपने ऑल ओवर इंडिया बाकी बहुत सारे स्टेट्स में काम ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। और जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका पैन बेस एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर तो ऑलरेडी इस साल 35 करोड़ से ऊपर जा चुका, 35 करोड़ तक जा चुका है। तो जैसे ही आप गुजरात में ऑपरेशंस कमेंस करेंगे, आपको हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर आपका गुजरात की जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर चुका है। तो पहला ऑप्शन है VCPL इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक GST रजिस्ट्रेशन फॉर गुजरात मल्टीप्लेक्स टिल टर्नओवर और गुजरात मल्टीप्लेक्स डज नॉट क्रॉस 20 लाख। नहीं जी, हर स्टेट का थ्रेशोल्ड जो है वो या टर्नओवर अलग अलग नहीं देखा जाता, टर्नओवर पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। VCPL is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat as aggregate turnover of VCPL has already exceeded 20 lakh in the current financial year. बिल्कुल सही बात है। VCPL is allowed to add Gujarat multiplex as additional place of business under existing GST registration महाराष्ट्र का हो ही नहीं सकता। GST में registration state wise है, हर state के लिए registration अलग अलग लेना पड़ेगा। And VCPL is required to take GST registration only from next financial year। नहीं जी, इसी साल में आपको registration लेना पड़ेगा। Right answer is B। अगला, which of the following statement is true in relation to filing of return by VCPL? तो बात ऐसी है, आपके ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेशन और आपकी फाइनेंस और अकाउंटिंग टीम कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी हुई है जो सारे GST रिटर्न्स हैंडल करती है। VCPL is required to file a single consolidated GST return for all states? नहीं चल सकता। VCPL is required to file separate GST return for each state where it is registered? बिल्कुल। तीसरा, VCPL is required to file returns only for the Maharashtra state where its corporate office is located? नहीं जी। And VCPL has an option to file return in the state with the highest turnover? नहीं। तो आंसर इज हर स्टेट के लिए आपको रिटर्न अलग अलग भरनी पड़ेगी। आगे गए, VCPL is required to levy GST on rental charges। तो जी आपने कुछ हिस्से स्पेस इंडिपेंडेंट वेंडर्स को फूड कोर्ट में लेट आउट की थी और उनसे रेंट रिकवर किया था। कमर्शियल रेंटिंग है, कमर्शियल रेंटिंग में किसी भी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे आपका जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे उसका टर्नओवर कम हो ज़्यादा हो, चाहे आप रेंट कम लो या ज़्यादा लो, पूरा GST का टैक्स आएगा ही आएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें मेरे लिए गलत हैं। ये आपका रेंटल पे GST लगेगा ही लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्ज कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ VCPL लिमिटेड। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय VCPL, VCPL ने मुंबई में एक नया ऑफिस किराए पे लिया था, उसके लिए इन्होंने 5 करोड़ का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई के टॉपिक में कंसिडरेशन का मीनिंग है, और कंसिडरेशन का मीनिंग कहता है अगर आपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए कोई भी डिपॉजिट दिया है वो आपके लिए कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा अगर वो डिपॉजिट आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नेचर में है, उस वजह से इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट पे GST नहीं लगना चाहिए। तो आंसर विल बी सी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे GST बाय द ओनर ऑफ द VCPL। एंड लास्ट, VCPL is dash for the advertisement material sent from Maharashtra office to Gujarat office in relation to the upcoming movies। आप अपने महाराष्ट्र के ऑफिस से कुछ सामान जो है वो गुजरात में भिजवाओगे। अब दो अलग अलग ऑफिसेज हैं, GST में इनको माना जाता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सेम है नहीं बट इनको अलग अलग माना जाता है। तो महाराष्ट्र के लिए GST में रजिस्ट्रेशन अलग है, गुजरात वाले यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन अलग है। माना जाएगा एक यूनिट ने दूसरे यूनिट को सप्लाई की है, दो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई मानी जाएगी। जब सप्लाई मानी जाएगी यहाँ पे टैक्स चार्ज होगा, और जब टैक्स चार्ज होगा तो यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा? टैक्स इनवॉइस इशू होगा। और क्योंकि गुड्स की मूवमेंट फिजिकली होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे आपको ई-वे बिल भी बनाना पड़ेगा। ई-वे बिल इसलिए बनाना पड़ेगा बिकॉज आपके कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 35 लाख रुपीज़ है। अगर हमारे कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो ई-वे बिल बनाना रहता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा येस, ही इज लाइबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस एज वेल एज एन ई-वे बिल। आगे बढ़ते हैं।
Messrs Consulting Services Private Limited, a company registered under GST in Mumbai, Maharashtra, offers business consultancy, digital marketing, and project management services across India. The company recorded the following transactions in October. आगे क्या दे रखा है? You are required to compute the following for the month of October. First, total value of supply. Second, output tax payable by the company. And third, net GST payable in cash. The rates of CGST, SGST, IGST are 9%, 9%, 18% respectively. All the amounts given above are exclusive of taxes. There was no opening balance of ITC. पिछले साल का टर्नओवर 10 CR है. All transactions are interstate unless otherwise specified. ठीक है जी. पहला पॉइंट, आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई है मार्केट एनालिसिस के लिए. Provided consultancy services for market analysis to XYZ Limited, a registered client in Chennai, Tamil Nadu. Interstate लिख दिया, ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है. 4.5 लाख की ट्रांजैक्शन है. Additionally, the company paid an amount of rupees 4,500 as professional tax applicable in the state of Maharashtra as per requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered separately from XYZ Limited. तो आपने रेसिपिएंट से 4.5 लाख रुपए का अपनी फीस ली है प्लस 4,500 का प्रोफेशनल टैक्स भी लिया है. तो आपने रेसिपिएंट से 4,54,500 का अमाउंट रिकवर किया है. यहाँ पे लगेगा आपका सेक्शन 15(2) जो आपको बताएगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या ऐड होगा. सेक्शन 15(2) में हम क्या कहते हैं, तो सेक्शन 15(2)A में यही बात कही जाती है कि अगर आपने कस्टमर से कोई भी पैसा टैक्स के नाम पे रिकवर किया है, अगर वो टैक्स जीएसटी के लॉ का है तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होता. लेकिन अगर वो टैक्स आपका जीएसटी के नहीं किसी और लॉ के हिसाब से रिकवर किया गया है तो वो आपका अमाउंट में ऐड होता है. तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे लिए 4,54,500 मानी जाएगी. और यहाँ पे आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी आएगी 4,54,500, उसका 18%. वैसे तो लिख भी दिया इंटरस्टेट है, आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता ना मैं इस ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट ही मानता, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल सर्विसेज है. इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) ऑफ आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से निकलेगा. एंड 12(2) ऑफ आईजीएसटी एक्ट कहता है जहाँ पे रेसिपिएंट है वो जगह आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है. तो सप्लायर जो है वो हमारा महाराष्ट्र का है और रेसिपिएंट जो है वो हमारा चेन्नई का. तो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई ही क्वालिफाई करती है. अगला, digital marketing services for launch event. Conducted digital marketing for an upcoming product launch for Mr. A based in Rajasthan, who is an unregistered person under GST. The agreed fee for the said services is rupees 3 lakh. Out of the agreed fee, an amount of rupees 25,000 is incurred by Mr. A. The company was liable to pay the same in relation to the supply, and the net payment received by the company was rupees 2,75,000 exclusive of any tax. हमने 3 लाख रुपए डन किए थे. ठीक है जी. हमारी एक 25,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी थी जो हमने मिस्टर ए को कह दिया कि आप हमारे बिहाफ पे पे कर दो. और हमने 2,75,000 उससे ले लिए. व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ आवर सर्विसेज? 3 लाख. 2,75,000 हमें मिल गया, 25,000 हमारे कहने पे किसी और पर्सन को दे दिया गया. तो 2,75,000 और 25,000 दोनों मिला के 3 लाख सर्विसेज की वैल्यू मानी जाएगी. रीजन ऐसा है, रेसिपिएंट कोई भी पैसा किसी थर्ड पार्टी को देता है सप्लायर के कहने पे, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा. तो रेसिपिएंट ने सप्लायर को 275 दिए हैं और किसी थर्ड पार्टी को सप्लायर के कहने पे 25 दिए हैं, तो दोनों ऐड होंगे. और मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे पास कितनी मानी जाएगी? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे पास 3 लाख रुपीज़ मानी जाएगी. तो 3 लाख पे 18% का आपका 54,000 रुपीज़ का क्या आएगा? तो आपका 54,000 का आईजीएसटी आएगा. अगला, traveling payment for the team. The employees incurred an amount of rupees 50,000 on travel to Kolkata for client project and claimed a reimbursement of the same from the company. As a policy, company charged such expenses from the clients on actual basis. तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस इंकर किया जाता है, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंस भी सर्विसेज की वैल्यू में इंक्लूड किया जाता है एज पर सेक्शन 15(2)C. ये 50,000 भी जीएसटी में टैक्सेबल होने चाहिए और 50,000 पे 18% के हिसाब से आपका आईजीएसटी यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. डिस्काउंट पास्ड ऑन टू कस्टमर. Post supply discount was offered to a customer amounting to 50,000 against a supply for which invoice was issued in September. आपने कस्टमर को सितंबर में इनवॉइस इशू कर दिया था, आज उसके अगेंस्ट आप 50,000 का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एडजस्ट करना चाह रहे हैं. द कस्टमर हैज नॉट रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट पर्टेनिंग टू सच डिस्काउंट. यहाँ पे टॉपिक आएगा सेक्शन 15(3) का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की एडजस्टमेंट अलाउ कर दी जाती है अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो. पॉइंट नंबर 1, डिस्काउंट हैज बीन वर्कड आउट इनवॉइस वाइज.
पॉइंट नंबर 2, उस डिस्काउंट के बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, कस्टमर ने अपने इनवर्ड लेग पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया है इस डिस्काउंट की वजह से। लेकिन इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि कस्टमर ने तो कोई आईटीसी रिवर्स ही नहीं किया अपने एंड पे। जब कस्टमर ने कोई आईटीसी रिवर्स ही नहीं किया, तो मेरे को इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला, recovery of late payment charges. The company received an amount of rupees 1 lakh as late payment charges for delay in payment for consideration from a client whose service contract was completed in June. तो अगर लेट पेमेंट चार्जेस भी आते हैं, तो एज पर सेक्शन 15(2)(d) लेट पेमेंट चार्जेस भी सर्विसेज की वैल्यू में या सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। इस 1 लाख पे भी इसे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के 18% का क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तो ये स्टार्टिंग के जो 5 ट्रांजैक्शंस है ना, वो आपकी आउटवर्ड लेग के ट्रांजैक्शन है। और इस आउटवर्ड लेग की ट्रांजैक्शन में सप्लाई की वैल्यू क्या बनेगी, 454,500, 54,000, 50,000, फोर्थ का कुछ नहीं होगा, और फिफ्थ पॉइंट के अंदर 1 लाख। एक बार इसका आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4,54,500 पहले आ गया, फिर 3 लाख आ गया, फिर 50,000 आ गया। डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेट पेमेंट चार्जेस आ गए, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ सप्लाई आउटवर्ड लेग पे बन गई 9,04,500। और इस 9,04,500 पे 18% के हिसाब से 9,04,500 पे 18% के हिसाब से आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी इतनी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपकी परचेजेस का डेटा आगे है। परचेज ऑफ कार, a car was purchased in the name of company for use by the director. The total cost of car was 10,50,000 inclusive of IGST amounting to 150। जी, कार का आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। कार का आईटीसी आपको तभी अलाउ किया जाता है कार इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड पर्पसेस, जिसमें एक होता है आपका ट्रांजैक्शन फर्दर आउटवर्ड सप्लाई का है, या फिर आपका बिजनेस है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, या आप इस कार को यूज करने वाले हैं फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन एज टू हाउ टू ड्राइव द व्हीकल। अगला, इंश्योरेंस सर्विसेज। The company paid for insurance of the above new car amounting to 25,000 which includes IGST amounting to 2,300। ये भी आईटीसी के लिए इतना अलाउ नहीं किया जाएगा। जब कार की परचेज पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उसके इंश्योरेंस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। द कंपनी रिसीव्ड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ऑन विच जीएसटी पेड वाज रुपीज 45,000। सेट क्रेडिट वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे आप आईजीएसटी का आईटीसी इजीली ले सकते हैं, कितने का, 45,000 का। Last, the company sponsored a sports event wherein it paid rupees 2 lakh to the event organizer। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और एक हमारी ये कंपनी है। यहाँ पे सर्विसेज सप्लाई की गई और कंपनी ने 2 लाख का स्पॉन्सरशिप मनी में पे किया है। जो पर्सन स्पॉन्सरशिप का पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। तो हमारी जो कंपनी है वो कंपनी क्या है, हमारी कंपनी रेसिपिएंट है। आवर कंपनी इज ए रेसिपिएंट। एंड स्पॉन्सरशिप के केस में जो पर्सन स्पॉन्सरशिप मनी पे करता है वो स्पॉन्सर कहलाता है। और स्पॉन्सर के केस में आरसीएम का लॉ लगता है अगर स्पॉन्सर या तो एक फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है। और हमारा स्पॉन्सर क्योंकि एक कंपनी है, तो हमारे यहाँ पे आरसीएम का लॉ लगेगा। और इस 2 लाख के ट्रांजैक्शन पे कंपनी आईटी जीएसटी आरसीएम में पे करने के लिए लाइबल होगी। तो 2 लाख पे 18% 36,000 का आईजीएसटी जो है वो आरसीएम में पे किया जाएगा, और इस 36,000 का आपको आईटीसी भी मिल जाएगा। तो जी बात ऐसी है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो लाइबिलिटी आएगी वो लाइबिलिटी 9,04,500 पे 18% 1,62,810 की लाइबिलिटी है। ये आपकी एफसीएम की लाइबिलिटी है और आपकी 36,000 की आरसीएम की लाइबिलिटी है। इस 36,000 आरसीएम की लाइबिलिटी को आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा। ये आईटीसी लेजर के थ्रू पे नहीं हो सकती है। आपका ओवरऑल आईटीसी कितना है, तो आपका देखिए स्टार्टिंग की कार की परचेज पे आईटीसी नहीं है, कार के इंश्योरेंस पे आपका आईटीसी नहीं है, 45,000 का आईटीसी है, स्पॉन्सरशिप का आईटीसी है, 81,000 का आईटीसी है। ये 81,000 के आईटीसी को आप अपनी एफसीएम की लाइबिलिटी से माइनस कर सकते हैं, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। 81,810 ये आपका कैश लेजर से जाएगा, और आरसीएम की 36,000 की लाइबिलिटी तो आपकी कैश लेजर से ही जाती है, उसके लिए आईटीसी यूज हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर भोलूराम, a supplier located in Meerut, UP, supplied the bed sheets, pillow cover, blanket to a governmental agency registered in UP under a contract. The total contract value is rupees 4,61,000 excluding GST। यहाँ पे आपको वैल्यू बाइफरकेट करके भी बता रखी है।
क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? Is the governmental agency required to deduct tax at source while making the payment to Mr. Bholugam under Section 51? And if yes, determine the amount of tax to be deducted at source. तो जी बात ऐसी है, जहाँ पे भी आप गवर्नमेंटल एजेंसीज को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे एंड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 2,50,000 रुपीज से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे टीडीएस कटता है टोटल 2% का। अब क्योंकि यहाँ पे आपका सप्लायर भी यूपी का है और रेसिपिएंट भी यूपी का है, तो ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई क्वालिफाई करेगी। तो जब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्वालिफाई करेगी तो 1% सीजीएसटी टीडीएस के फॉर्म में कटेगा और 1% एसजीएसटी टीडीएस के फॉर्म में कटेगा ऑन द वैल्यू और सप्लाईज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 4,61,000 है, जीएसटी कटेगा। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी 2,50,000 से कम होती है, तो वहाँ पे हमारा टीडीएस का लॉ नहीं लगता। In this case, the value of supplies exclusive of GST exceeds rupees 2,50,000, तो यहाँ पे आपका TDS कटेगा 4,61,000 का 1% CGST एंड 1% SGST TDS के फॉर्म में काटा जाएगा। तो वही आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा। In the given case, Mr. Bholugam has made supplies to a governmental agency and total value of supply under a contract exceeds rupees 2,50,000. It is mandatory for the governmental agency to deduct TDS at 1% each under CGST and SGST on the net value of taxable supplies. The amount of TDS required to be deducted under each under CGST and SGST each is rupees 4,610. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्वेश्चन बचे, जल्दी से इनको वाइंड अप करते हैं। Blue Panda Private Limited is a manufacturing company that supplies goods to various registered dealers across India. मतलब B2B transaction है। The company had an aggregate turnover of 6 crore in financial year 23-24. The finance team of the company is not sure whether e-invoicing provisions are applicable to the company and is of the view that under e-invoicing system, invoices needs to be generated directly on the e-invoicing portal instead of its ERP system. You are required to advise the finance team on the following question. What is e-invoicing and whether it would apply to Blue Panda Private Limited? ई इनवॉइसिंग का मतलब होता है कि आप अपने इनवॉइसेस को बनाइए जैसे आप हमेशा से बनाते हुए आए हैं और उनको गवर्नमेंट के इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी पे आके रिपोर्ट कीजिए ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आपको ई इनवॉइस सिस्टम की तरफ से अवेलेबल हो सके। ई इनवॉइस में जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए जो लिमिट है वो 5 सीआर की है और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 6 सीआर है, 5 सीआर से ज़्यादा है तो हमारे पे ई इनवॉइसिंग का जो लॉ है वो ई इनवॉइसिंग का लॉ लगेगा। अगला, Does Blue Panda Private Limited needs to create its invoices directly on the e-invoicing portal? नहीं जी, ई इनवॉइसेस के लिए आपको पोर्टल पे डायरेक्टली ई इनवॉइसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिजिकल इनवॉइसेस जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए और बाद में पोर्टल पे इनको क्या कर सकते हैं, अपलोड करके आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट द इनवॉइसेस इन योर ओन ईआरपी एंड देन यू कैन रिपोर्ट द इनवॉइसेस ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आगे बढ़ेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। Miss Shanti, unregistered resident of Gujarat, went to meet her parents at the native place Patna, Bihar, and buys a medical insurance policy for her parents from an insurance company. M&T Insurers of Patna, registered in Bihar. The location of the recipient of services in the records of M&T Insurers is Patna. इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए लॉ लिखा हुआ है कि जहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड होती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। तो इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो शांति की लोकेशन है वो गुजरात वाली नहीं है, वो पटना वाली है। द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ एम&टी इंश्योरेंस इज पटना। तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे मानी जाएगी पटना। अगला पॉइंट, Lakhan Singh Transports Private Limited, a GTA registered in Noida, UP, is hired by Ram Trade Links registered supplier in New Delhi to transport its consignment of goods from its warehouse in Delhi to the house of a buyer located in Roorkee, Uttar Pradesh. तो जी हमारा जो सप्लायर है वो सप्लायर कौन है? लखन सिंह ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ से बेस्ड है? नोएडा यूपी से बेस्ड है। और किसने जीटीए की सर्विसेज अवेल की है? राम ट्रेड लिंक्स रजिस्टर्ड सप्लायर इन न्यू दिल्ली, उन्होंने अवेल की है। जीटीए सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज के लिए बी2बी और बी2सी का लॉ अलग अलग होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारी बी2बी ट्रांजैक्शन है और बी2बी ट्रांजैक्शन के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे लिए होती है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो हमारे यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपके पास यहाँ पे न्यू दिल्ली आएगी। अगला पॉइंट, Mr. Karan, Mumbai takes a postpaid mobile connection in Mumbai from the service provider Prisia Limited and gives his residence address at Mumbai as the address for billing with the said company.
टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में पोस्टपेड कनेक्शन के लिए लिखा जाता है द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो या इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो वो अवेलेबल कराता है फॉर द पर्पस ऑफ बिलिंग। तो जो बिलिंग एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड होता है रेसिपिएंट का, वो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। और यहाँ पे आपने बिलिंग एड्रेस मुंबई का दिया है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मेरे लिए मुंबई है। लास्ट, list the accounts and records which are not required to be maintained by a supplier who has opted for composition scheme as per the provisions of the GST law। ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के टॉपिक से क्वेश्चन है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में हम ये कहते हैं जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कवर होता है, उसको अपने स्टॉक की डिटेल्स और आईटीसी की डिटेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसे अपने एग्रीगेट टर्नओवर पे टैक्स देना होता है और आईटीसी उसे अलाउड ही नहीं होता है। एक बार पढ़ भी आते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए सप्लायर के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। Number one, a supplier who has opted for composition scheme is not required to maintain the following records: stock of goods, accounts of stock in respect of goods received and supplied by him, and such account shall contain particulars of the opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift of free sample, and the balance of stock including raw material, finished goods, scrap, and wastage thereof। और लास्ट, डिटेल्स ऑफ टैक्स। कोई भी आपने टैक्स पे किया है आरसीएम में, कोई भी आपका इनपुट टैक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनकी डिटेल्स आपको बनाने की ज़रूरत। ठीक है जी। विद द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारा जो जनवरी 2025 अटेम्प्ट का आईसीएआई ने आरटीपी इशू किया है, वो आरटीपी डिस्कशन टोटलिटी में क्लोज हो गया है। हमने इस सेशन के अंदर हमारी इनकम टैक्स और जीएसटी की आरटीपी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लिए हैं। द नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास फॉलो अप आएगा वो आपकी आएंगी जो जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए आपकी अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने मई 2024 के लिए लॉ पढ़ा था इनकम टैक्स का, वही सितंबर 24 में लागू था, वही आपके जनवरी 2025 में लागू है। जीएसटी के अंदर मई 24 के लिए आई होप आपने अमेंडमेंट्स पहले से कवर कर ली होंगी। सितंबर 24 के लिए कोई अलग से नहीं थी। जैन 25 के लिए जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू गाइस सून विद अ फ्रेश वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।